Let's revise the chapter. Chapter is chemical reactions and equation. Okay, what is chemical reaction? What is chemical reaction? आपके आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना? उसमें से कुछ चेंजेस कैसे होते हैं बेटा? फिजिकल होते हैं, और कुछ चेंजेस कैसे होते हैं बेटा? केमिकल। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, या इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सिंपली जिसमें सिर्फ क्या हो रही है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है और नया सब्सटेंस कोई नहीं बन रहा, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जिसमें नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, जब आप किसी चीज का कंबशन कर देते हैं, अगर आपने लकड़ी को जला दिया, कंबशन ऑफ वुड कर लिया, तो क्या वो दोबारा से आएगी आपके पास? नो ना। तो जब आपने कंबशन प्रोसेस कर लिया, नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, तो वो कौन सा चेंज हो गया बेटा? केमिकल चेंज। ठीक है, तो एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं वो टाइम के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। उनमें से कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो फिजिकल है, जिनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं बेटा जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती है। अगर फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उसके एग्जांपल्स है मेल्टिंग ऑफ आइस, गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। और अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन बदलती है, उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल चेंज। राइट। अब इसी केमिकल चेंज को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप बोलते हैं रिएक्शन हुई है, नया सब्सटेंस बना। जब दो चीजों ने आपस में रिएक्ट करा तभी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, आपने क्लास 9 में कंपाउंड पढ़ा था। कंपाउंड कैसे बनता था? जब कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर जाके जुड़ते थे, तब कंपाउंड की फॉर्मेशन होती थी। क्या वो जो कंपाउंड बनता था वो जिससे मिलके बना उससे प्रॉपर्टीज मैच करती थी? नहीं करती थी। नया सब्सटेंस बनता था विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो वहां पे क्या हुआ है? केमिकल चेंज हुआ। तो केमिकल चेंजेस मींस, यानी केमिकल रिएक्शन मींस जब आपके पास न्यू सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टी, वही आपके पास केमिकल रिएक्शन हुई। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, जिसे आप रिएक्टेंट्स बोलते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर बेटा? प्रोडक्ट्स के अंदर, है ना। जब भी आप रिएक्शन लिखते हैं तो आपने देखा होगा जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं उसे आप क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट। और जो आपकी राइट हैंड साइड पे होते हैं उसे आप क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सारे स्कूल के बच्चे वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे जो होंगे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या है? रिएक्टेंट, है ना। और रिजल्ट भी तो उन्हीं का निकल के आएगा। ऐसा तो है नहीं है कि जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया पोजीशन उसकी आएगी, नहीं, जिसने पार्टिसिपेट किया वहीं से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट वो जो पार्टिसिपेट करते हैं यानी रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और प्रोडक्ट वो जो फॉर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट। जब भी आप कोई रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर, तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसे आप क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स। और ये रिएक्ट कर रहा है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, और इन दोनों के कंबाइन होने से जो फॉर्म हुआ उसे आपने क्या बोला बेटा? प्रोडक्ट। एक है तो प्रोडक्ट, एक से ज्यादा होंगे तो क्या होंगे? प्रोडक्ट्स। और वो आपकी राइट हैंड साइड में होगा। ये जो प्रोडक्ट बना विद न्यू प्रॉपर्टीज उसे आपने केमिकल चेंज भी बोला, और ये केमिकल रिएक्शन भी हुई। अगर मैं इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में ले आऊं, शॉर्ट हैंड नोटेशन में ले आऊं, तो हम उसे क्या बोल देंगे बेटा? केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का सिंबल मैंने यूज किया H2, है ना। ऑक्सीजन का सिंबल मैंने यूज किया O2, एंड वाटर के लिए आया H2O। ये केमिकल रिएक्शन किसमें चेंज होगी? अब केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में ले आते हैं या शॉर्ट हैंड नोटेशन के अंदर ले आते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन। गॉट इट? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट वन। यस, लिख सकते हैं, सही है डेफिनेशन। हाउ इज केमिकल इक्वेशन रिटन? कैसे लिखी जाती है? तो सबसे पहले आपको रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करने हैं, पता होने चाहिए कि रिएक्टेंट है क्या। ठीक है, उसे और प्रोडक्ट दोनों के बारे में आपको पता चल गया। फिर आप उनका फॉर्मूला और सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूले और सिंबल्स जो आप लिख रहे हैं, जैसे कि हमने ये वाला लिया एग्जांपल, ये मीथेन है, राइट। मीथेन आपको पता है रिएक्टेंट है। मीथेन की ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो आपको पता है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट है। और आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है।
इसको जब आपने रिएक्ट कराया तो आपके पास बना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इनके सिंबल्स आपको मालूम होने चाहिए कि किस तरीके से इसके फॉर्मूलाज बनते हैं और उसी तरीके से आप इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को मेंशन करेंगे। उसके साथ साथ आपको ये बात बताई गई है कि रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए? आप उसके साथ उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन कर दीजिए। अगर आपने हाइड्रोजन लिया, राइट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे ये ले रखा है ना, आपने वाटर की रिएक्शन ली, हाइड्रोजन किस फॉर्म में था? गैस, तो हमने साथ में क्या लगा दिया? जी। ऑक्सीजन किस फॉर्म में था? गैस, तो क्या लगा दिया? जी। वाटर किस फॉर्म में था? लिक्विड, तो क्या लग गया? एल। तो S stands for solid, L stand for liquid, G stand for gas, AQ stand for aqueous। ये रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपके पास रिएक्शन गिवन होगी और आपको बोलेगा यहाँ पे स्टेट सिंबल डालिए। स्टेट सिंबल का मतलब है आपने मेंशन करना है कि वहां पे वो सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है, गैस है। गॉट इट? नेक्स्ट है आपके पास, इसके अलावा आप और क्या मेंशन कर सकते हैं? उसकी रिएक्शन कंडीशन मेंशन कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो हो रही है वो कितने टेम्परेचर पे हो रही है, कितने प्रेशर पे हो रही है, या उसमें कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को एनहांस कर देते हैं। और टेम्परेचर आपको मेंशन करना है कि टेम्परेचर, जैसे कि मान लीजिए हमने कितना टेम्परेचर यूज किया, 373 केल्विन यूज किया, कितना प्रेशर यूज किया, 1 बार प्रेशर यूज किया। जब इन चीजों को स्पेसिफाई कर देते हैं तो रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि जो रिएक्शन हुई है वो इस टेम्परेचर पे होगी और इस प्रेशर पे होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी के घर जाना है, अगर आपको सिर्फ इतना बता दिया जाए कि वो सहारनपुर में रह देता है तो इतनी इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है ना, आपको उसके साथ उसकी कॉलोनी बतानी पड़ेगी, उसका हाउस नंबर बताएंगे। तो रिएक्शन के साथ भी ऐसा ही है, अगर रिएक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये सब चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, राइट। ऐसे ही हीट चेंज मींस जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट बाहर निकल रही है, तो उसके साथ क्या सिंबल लगा देंगे आप? प्लस हीट लिख देंगे, राइट। और एब्जॉर्ब हो रहा है तो इस साइड हीट आएगी। जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है तो रिएक्टेंट की साइड में हीट लिखा होता है, राइट। और जब हीट बाहर निकलती है तो कौन सी साइड पे आता है बेटा? प्रोडक्ट की साइड, क्योंकि रिएक्टेंट की साइड पे जब आएगी यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और जब एब्जॉर्ब होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक। और जब हीट इवॉल्व होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो क्या क्या मेंशन किया आपने? क्या, या तो आप उसका स्टेट सिंबल मेंशन करेंगे जिससे उसकी फिजिकल स्टेट पता चलेगी। सेकंड क्या कहा है बेटा मैंने आपको? उसकी रिएक्शन कंडीशंस को मेंशन कर सकते हैं एंड हीट चेंजेस। गॉट इट? नेक्स्ट है आपके पास गैस फॉर्मेशन। सॉरी, गैस फॉर्मेशन कि अगर रिएक्शन कराते हुए कोई गैस रिलीज हो रही है तो आप अपवर्ड एरो का साइन बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि जब आप किसी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं तो उसमें सॉल्ट बनता है। जैसे कि ये जिंक था, इसने हाइड्रोजन को हटा दिया और जिंक और Cl आपस में रिएक्ट करके बन गया जिंक क्लोराइड और निकली है इसके साथ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के साथ मैंने ये अपवर्ड एरो का सिंबल बनाया क्योंकि गैस इवॉल्व होती है तो ऊपर की तरफ जाती है, राइट। तो इससे और इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है। इन द सेम मैनर अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, और प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? इनसोल्यूबल मास जो सेटल डाउन हो जाता है, राइट। ये जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर जब मैंने NaCl डाला तो इन दोनों ने आपस में रिएक्ट कर लिया, NaNO3 और AgCl आपस में, राइट। और AgCl के बनते हैं व्हाइट कलर की PPT। तो आप इसके साथ क्या बनाएंगे? डाउनवर्ड एरो, राइट। और कंसंट्रेशन मेंशन कर दीजिए कि आप जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर जो आपने एसिड यूज किया वो कंसंट्रेटेड यूज किया या फिर आपने डाइल्यूट यूज किया, राइट। तो कंसंट्रेटेड एसिड यूज हुआ या डाइल्यूट एसिड यूज हुआ, आपको वो मेंशन करना है। कंसंट्रेटेड आप जानते हैं जिसमें एसिड ज्यादा अमाउंट में होगा, वाटर कम अमाउंट में होगा, और डाइल्यूट वो होगा जिसमें वाटर ज्यादा अमाउंट में होगा और एसिड कम अमाउंट में होगा। गॉट इट? कोई दिक्कत यहां तक? ओके। तो रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप? स्टेट सिंबल मेंशन करिए और उसका टेम्परेचर मेंशन करिए, प्रेशर मेंशन करिए, कैटलिस्ट मेंशन करिए अगर है तो, गैस इवॉल्व है तो अपवर्ड एरो, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है तो डाउनवर्ड एरो, और कंसंट्रेशन, राइट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास बेटा अगर कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है तो कैसे पता चलता है कि इक्वेशन हो रही है? मींस कोई तो कोई बात होगी ना जिससे पता चले कि रिएक्शन हो रही है, राइट। कि 5 चीजों को याद करना है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंज कलर, टेम्परेचर, और क्या बच गया? स्टेट।
फैक्ट की जगह फैक्ट्स, FECTS याद रखना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या तो रिएक्शन में क्या बन रहे होंगे, प्रेसिपिटेट, या फिर उसमें कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। C स्टैंड फॉर या तो उसमें कोई कलर चेंज हो रहा होगा रिएक्शन में, या फिर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, या फिर उसकी स्टेट चेंज हो रही होगी। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा कभी आया नहीं है, बट एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है जब आप किसी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन भी करेंगे हम आगे, ठीक है। तो ये गैस इवॉल्व हो रही है, इससे पता चल रहा है आपको कि रिएक्शन हो रही है। कलर चेंज, कलर चेंज में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा है। आयरन को कॉपर सल्फेट में डालेंगे, फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर का कलर आएगा। दोनों सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो गया और नेल का कलर भी चेंज हो गया जो आपने ली थी। टेम्परेचर चेंज, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, राइट। अगर आप सिंपली कार्बन लेंगे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे बर्न करेंगे, या फिर आप कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे उसको बर्न करेंगे, तो आपको क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। तो उसमें जो आपका जो बीकर होगा ना उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप थर्मामीटर से भी देखेंगे तो भी आपको राइज इन टेम्परेचर दिखेगा, राइट। नेक्स्ट है आपके पास चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन आपने देखा, जब आप बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो आपके पास बनता है बेरियम सल्फेट, है ना, विद द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। स्टेट बदलना, यहाँ पे दोनों गैसेस फॉर्म में थे लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बना वो किस फॉर्म में बना, लिक्विड फॉर्म में बना, ठीक है। तो ये एक ऐसी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको क्या बताती है बेटा, कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। इन 5 में से कोई एक चेंज जरूर हो रहा होगा, हो सकता है एक से ज्यादा हो बट एक चेंज जरूर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, रिएक्शन जरूरी नहीं है ऑलवेज बैलेंस हो, है ना। बैलेंसिंग करनी बहुत जरूरी होती है केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन 2 है तो राइट हैंड साइड पे भी कार्बन 2 ही होने चाहिए, ठीक है। तो 2 तरीके की इक्वेशन होती है, एक होती है अनबैलेंस्ड और एक होती है बैलेंस। अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो आप उसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। और इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको बताता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। आपको बैलेंस करने का तरीका एक हिट एंड ट्रायल है, सिंपली तरीका है कि आप देखेंगे दोनों तरफ रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कौन कम है कौन ज्यादा है, मल्टीप्लीकेशन देंगे। हमने रूल पढ़ा है, क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन होगी आप उसमें सबसे पहले मेटल को फाइंड आउट करेंगे, पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और फिर हाइड्रोजन को, और स्टेप रिपीट होता रहेगा अगर डिस्टर्बेंस चलती रहेगी, राइट। तो आपने इसकी प्रैक्टिस की है बहुत सारी, राइट। नेक्स्ट आपको दूसरे वाला मेथड भी करा दिया था अलजेब्रिक वाला, जरूरत है कराने की अभी। चलो एक इक्वेशन करते हैं साथ में, ठीक है। चलो ये वाली इक्वेशन करें, इसमें कौन सा मेटल है, बेरियम, और कौन सा है, एल्यूमिनियम। यहाँ पे बेरियम कितना है 1, यहाँ पे बेरियम कितना है 1, यहाँ कितने एल्यूमिनियम है 2, यहाँ कितना एल्यूमिनियम है, तो इसके आगे 2 लगा देते हैं, फाइन। अब यहाँ पे नॉन मेटल कौन सा है बेटा, क्लोरीन, Cl2। यहाँ पे कितने है Cl बेटा 6, 3 2 से कितने होंगे बेटा 6। यहाँ पे हम इसे 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 3, लेकिन इससे क्या डिस्टर्ब हो गया, बेरियम। तो बेरियम डिस्टर्ब हुआ तो वापस से जाएंगे मेटल के पास, बेरियम यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ एल्यूमिनियम 2, या एल्यूमिनियम 2, यहाँ क्लोरीन 6, या क्लोरीन 6। अब आइए यहाँ पे सल्फेट कितना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी सल्फेट कितना है 3, बैलेंस होगी, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस आप इस मेथड से करेंगे, और अगर इससे आपकी बैलेंसिंग नहीं हो पा रही तो कौन सा मेथड करेंगे आप, ABCD वाला मेथड, यानी अलजेब्रिक मेथड जो आपको कराया, फाइन। नेक्स्ट वन है आपके पास बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छे से बंद कर दो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंथेसिस रिएक्शन होती है जिसमें कुछ बनता है, राइट, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, राइट। इसका एग्जांपल देखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम
जब मैग्नीशियम मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये वाली रिएक्शन की बैलेंसिंग एज वेल। इसको देखिए, इसी को समझते हैं। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप हीट करते हैं तो आपके पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसमें से हीट बाहर निकलती है। जो मैग्नीशियम बर्न होता है वो व्हाइट कलर की डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसके अंदर, राइट, और बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होती है जिसकी वजह से आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा सा दूर करके आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना है। और जो प्रोड्यूस होता है वॉच ग्लास में वो क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन में क्या रिलीज होती है बेटा, हीट। इसीलिए ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। दो सब्सटेंस आपस में जुड़ रहे हैं तो ये रिएक्शन और क्या है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और देखिए जो क्वेश्चन इसमें से बनता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, उसके ऊपर बनी हुई ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए, ताकि वो फर्दर रिएक्शन के लिए रेडी हो जाए। फिर व्हाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम योर आईज, वो भी अभी आपको बताया क्यों रखना चाहिए दूर, क्योंकि रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है, उसमें से बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आती है तो वो आपकी आईज को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। एक और एग्जांपल कॉम्बिनेशन का, क्विक लाइम को जब आप वाटर में डालते हैं, चूना समझते हैं ना, है ना, जब आप उसे पानी में डालते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, क्यों, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो आपके पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलती है बेटा, हीट, ठीक है। टेम्परेचर राइज हुआ तो रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक। रिएक्ट बहुत विग्रेसली, बहुत फास्टली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इसीलिए धीरे धीरे एडिशन करनी है। ऐसा नहीं बहुत सारा चूना लिया और पानी डाल दिया उसके अंदर, ऐसे नहीं करना, वो ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे वाटर को ऐड करना है, बिकॉज रिएक्शन क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक। टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन है एज वेल एज एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और क्विक लाइम का यूज और कहां होता है बेटा, सीमेंट बनाने। अब जो घर में व्हाइट वॉश की जाती है वो कैसे होता है, देखिए जो अभी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जब आपने चूने में पानी डालना यानी कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इस सॉल्यूशन से व्हाइट वॉश की जाती है, ठीक है। अब क्या होता है ना, उसे जब व्हाइट वॉश होती है ना उस टाइम पे बड़ी भद्दी सी लगती है, ठीक है। थोड़े दिन बाद, एक दो दिन के बाद क्या होना शुरू होता है बेटा, वो धीरे धीरे जो एनवायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो लेयर बनी हुई है बेटा, वो किसके साथ रिएक्ट करना शुरू करती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है, एयर से। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये शाइनी अपीयरेंस देता है वॉल्स को, ठीक है। जो उसके अंदर शाइनिंग आनी शुरू हो जाती है व्हाइट वॉश के बाद, वो इसकी वजह से आती है, और वो 2-3 दिन के बाद आती है जब वो एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसे। क्या कहा है मैंने, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे आप स्लेग लाइम बोलते हैं, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप ये भी पढ़ेंगे, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हाइड्रोजन के लिए हम पॉप साउंड करते हैं ना, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हम इस टेस्ट का यूज करते हैं जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तभी पढ़ेंगे, पर अभी रिएक्शन समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज decomposition reaction. Decomposition reaction is a reverse of combination reaction. इसके अंदर एक सब्सटेंस स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, किसके अंदर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के अंदर। इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन हमेशा कैसी होती है बेटा, एंडोथर्मिक। कैसी होती है, एंडोथर्मिक। क्यों होती है एंडोथर्मिक, क्योंकि जब आप किसी सब्सटेंस को ब्रेक करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप किसी को एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसके अंदर, और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। तो 3 तरह से आप एनर्जी दे सकते हैं, हीट की फॉर्म में जिसे आप थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं, लाइट की फॉर्म में जिसे आप फोटो डीकंपोजिशन बोलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जिसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो थर्मल डीकंपोजिशन वो होता है जिसमें आप डीकंपोजिशन किसकी हेल्प से करा रहे हैं बेटा, हीट की हेल्प से। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, राइट। ये देखिए फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बेटा, जब आप फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो ग्रीन कलर्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं, रेडिश ब्राउन कलर, और क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड,
ठीक है। तो सबसे पहले जब आप फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो उसकी होती है क्या बेटा, डिहाइड्रेशन, मतलब उसमें से वाटर लॉस होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन हटता है, व्हाइट होता है पहले वो, फिर उसे जब आप फर्दर हीट करते हैं तो वो किसमें चेंज हो जाता है बेटा, रेडिश ब्राउन। और इसके साथ साथ जो गैसेस निकल रही है वो बहुत सफोकेटिंग ऑर्डर की होती है, पंजेंट ऑर्डर की होती है, ठीक है। एंड ये एयर पॉल्यूटेंट भी है, एसिडिक ऑक्साइड्स है, क्योंकि ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, और ये रेन को भी एसिडिक बनाते हैं क्योंकि ये खुद एसिडिक ऑक्साइड है, रेन के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक रेन की फॉर्मेशन करेंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एज वेल एज कैसी है, ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो अगर आपसे इसके बारे में 4 ऑब्जर्वेशन या 2 ऑब्जर्वेशन पूछी जाए तो आप लिख पाओगे, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें कलर जो है वो ग्रीन से रेडिश ब्राउन में चेंज हो रहा है, इसमें सफोकेटिंग ऑर्डर है, राइट, और ये एंडोथर्मिक है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या है आपके पास, ऑक्सीजन गैस। इसकी जो NO2 गैस रिलीज हो रही है, इसके जो टेस्ट ट्यूब में से फ्यूम्स निकलते हैं गैस के, वो ब्राउन कलर के प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पे जो लेड ऑक्साइड बनता है वो कैसे कलर का बनता है बेटा, येलो। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो यही हुई कि व्हाइट से कौन सा कलर आ गया उसके अंदर, येलो, येलो रेसिड्यू। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये दिख रहा है आपको, ये ब्राउन कलर के फ्यूम ऐसे निकलते हुए दिखाई देते हैं आपको, ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं इसमें से, राइट। क्रैकिंग साउंड होती है, जैसे कुछ टूट रहा है ना, वैसे वाली साउंड आती है। ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसकी स्मेल बहुत इरिटेटिंग होती है, पंजेंट स्मेल होती है, तीखी सी, और येलो कलर का जो रेजिड्यू इसमें बच जाता है, दिस इज क्या है, लेड ऑक्साइड। ये भी गैस जो NO2 गैस है वो भी नॉन मेटल वाली गैस है, नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है, और एसिडिक होने की वजह से वही सेम एयर पॉल्यूटेंट की तरह कोज करता है उसे। एंड थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, एज वेल एज क्या है ये, एंडोथर्मिक। कोई प्रॉब्लम इसमें, इसकी भी 3 या 4 ऑब्जर्वेशन लिख पाएंगे आप, ओके। नहीं, प्रेसिपिटेशन नहीं, एक रेजिड्यू की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है, सेटल डाउन हो रहा है, इसे इंसोल्यूबल मास भी कह रहे हैं, इट्स नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ प्रेसिपिटेशन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट वन करें, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मींस, यस, इसके अंदर क्या कर रहे हैं आप, जो एनर्जी दे रहे हैं वो किसकी फॉर्म में दे रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। जब आप वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर में कुछ अमाउंट में एसिड ऐड कर दें और फिर उसमें से करंट को पास करें, तो क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, हाइड्रोजन, और क्या प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगी, कैथोड पे प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस, एनोड पे प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन गैस, और इनके प्रोड्यूस होने की वॉल्यूम का रेशो रहेगा 2:1 वॉल्यूम का। अगर मास के रेशो की बात करेंगे तो क्या रहेगा बेटा, 1:8, ठीक है। तो जो प्रोड्यूस होती है वो गैस किस रेशो में होती है बेटा, 2:1। तो ये वॉल्यूम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास, यस, कि कैथोड पे जो प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे होती है, पॉप साउंड से। जैसे आप उसके पास क्या लेके जाएंगे, कैंडल लेके जाएंगे, तो वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी, प्लस उसके साथ क्या होगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है, कंबस्टिबल है, लेकिन वो जलने में हेल्प नहीं कर रहा, बुझा रहा है ना उसे, राइट। एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन गैस। अब कैंडल उसके पास लेके जाओगे तो बर्न होने लग जाएगी, ठीक है। तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सी इलेक्ट्रोड के पास कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अभी आपको बताया कि प्योर वाटर एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें आप कुछ अमाउंट में क्या ऐड कर देते हैं बेटा, एसिड, जिसकी वजह से आयंस मोबिलाइज हो जाते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है बच्चे। फास्ट तो नहीं हो रहा, पढ़ा हुआ है चैप्टर, इसलिए थोड़ा सा वो करा रही हूं मैं स्पीड से। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन, जिसमें आप एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं बेटा, लाइट की फॉर्म में, है ना। इसके 2 एग्जांपल है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप ओपन सनलाइट के अंदर रख देते हैं तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर प्लस क्लोरीन, एंड सिल्वर ब्रोमाइड इज ब्रेक डाउन इनटू अ सिल्वर प्लस ब्रोमीन, ठीक है। उनका पहले कलर क्या है बेटा, व्हाइट, व्हाइट से किसमें चेंज हो जाते हैं वो, ग्रे।
इसीलिए हम इन सब्सटेंस को किसमें स्टोर करके रखते हैं? डार्क कलर की बॉटल्स में। अगर आप उसे नॉर्मली ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में स्टोर करेंगे तो सनलाइट के एक्सपोजर से उनका कलर चेंज हो जाएगा, यानी वो डीकंपोज हो जाएंगे। फिर पूछा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है जो कि कलर्ड बॉटल्स में स्टोर किया जाता है, उसका भी रीजन यही है कि वो डीकंपोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुई? जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है बेटा, उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, तो आप उसे क्या बोलेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां देखिए पहले रिएक्टिविटी सीरीज में, यहां आयरन है बेटा और यहां कॉपर है, तो कौन ऊपर है? आयरन ना। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करता है, जब आप किसी आयरन नेल को किसके अंदर रखते हैं बेटा? कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जो ब्लू कलर का है, राइट। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब आप रखते हैं, ये ब्लू कलर के सोल्यूशन में आपने आयरन नेल डाली, कुछ टाइम के बाद आप क्या नोटिस करते हैं? क्या नोटिस करेंगे बेटा? ये जो ब्लू कलर है वो किसमें चेंज हो गया बेटा? ग्रीन कलर में। क्यों हो गया ग्रीन कलर में? क्योंकि अब क्या बन गया बेटा? फेरस सल्फेट। और जो आयरन नेल है उसका कलर क्या हो गया बेटा? रेडिश ब्राउन, बिकॉज उसके ऊपर जो डिपोजिशन लेयर आ गई वो किसकी आ गई? कॉपर की, राइट। तो समझ में आ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन ने कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह खुद आ गया, राइट। तो अब मैंने आपको तब भी ये बात बताई थी कि अगर मैं रिएक्शन उल्टी कर दूं तो क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये रिएक्शन बेटा? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको इक्वेशंस दी होंगी, ऐसा नहीं है सीधा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे, कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो जगह रिप्लेस होंगी, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होता है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास कोई दो कंपाउंड्स है, राइट, ये A प्लस बी नेगेटिव, C प्लस डी नेगेटिव, है ना। ये वाला आयन आपस में कंबाइन कर जाएगा, ये और ये जो बच गए वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे। मतलब आप सोच लो जो पेरिफेरी पे हैं यानी किनारे पे हैं वो आपस में जुड़ेंगे और जो बीच वाले दो हैं वो आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास Na2SO4 है और BaCl2, तो ये Ba और SO4 आपस में जुड़ गया, बन गया BaSO4। बच गया क्या? Na2Cl2। Na2Cl2 तो बनेगा नहीं, Na और Cl के बीच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NaCl विद अ व्हाइट पीपीटी। ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है बेटा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। जैसे कि ये रिएक्शन है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड फॉर्म बेरियम सल्फेट और NaCl, राइट। व्हाइट कलर की पीपीटी बनते हैं जो कि पानी में घुलते नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके बच्चे, नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके सामने, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं, मैं आपको सारी बता देती हूँ जो जो होती है, ठीक है। तो क्या होती है ऑक्सीडेशन? या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि खाली 10th तक नहीं होता ना, चीजें फिर बढ़ जाती है, फिर आपको टच करना है उसे, तो फिर बता रहे हैं हम आपको। गेन ऑक्सीजन, लॉस हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लीजिए Na है, Na में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया ना, है ना, Na में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो, तो Na ऑक्सीडाइज्ड हो गया। Na क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो, रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी वो क्या होगा बेटा? रिडक्शन, ठीक है बच्चे।
समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। रिडक्शन इसका उल्टा क्या? गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इसके अपोजिट क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कॉपर लिया हमने बेटा, ठीक, कॉपर आपको पता है तांबे का कलर आपने देखा हुआ है, रेडिश ब्राउन सा कलर होता है। जब आप उसको ऑक्सीजन का एक्सपोजर दिया यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो बना बेटा कॉपर ऑक्साइड। अब जो कॉपर ऑक्साइड बना वो कैसे बना बेटा? ब्लैक कलर का बना, राइट। अब ब्लैक कलर का बना, आप देखिए कॉपर से क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो इसकी क्या हो रही है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर मैं आपको दूसरे वाले तरीके से बताऊं तो यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? 0। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ना, 0 से +2 हुआ, तो ये क्या हो रही है? इसकी ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, उसे आप क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है एक सब्सटेंस X है आपके पास, ठीक है, और जब वो एयर के साथ एक्सपोज करता है तो बनता है मेरे पास Y सब्सटेंस जिसका कलर है ब्लैक। ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सीधा सीधा थोड़ी ना दे देगा आपको कि कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगी। तो डोंट वरी, उसकी प्रैक्टिस में आपको कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ओके, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि रिडॉक्स वर्ड 2 वर्ड से मिला है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जिसमें ये दोनों हो रही होती है, हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो उसे न्यूट्रलाइजेशन। जैसे NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, ये बन गया वाटर और Na और Cl, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ऐसी रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन। ये एसिड बेस में बहुत क्लियर होगा आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन कराता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इसको समझने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या चेंजेस आपने देखे हैं? ठीक है, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है हमारे आसपास, जैसे बर्निंग ऑफ कॉयल, वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं आप, ठीक है, LPG जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हो रहे हैं। अगर आप जो होता है ना एप्पल, उसे कट करके रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर एक लेयर बननी शुरू हो जाती है। क्यों बननी शुरू हो जाती है? ऑक्सीजन के एक्सपोजर में उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। तो कोरोजन और रेंसिडिटी उसका एक इफेक्ट है। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का मतलब है जब किसी मेटल के ऊपर ऑक्सीजन का यानी एयर का, ऑक्सीजन का, वाटर का यानी मॉइस्चर का, एज वेल एज उस पे किसी एसिड का अटैक होना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक है, जनरली जो एग्जांपल आपने डेली रूटीन में देखा है दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, है ना। जब आयरन या आयरन के किसी ऑब्जेक्ट को आप एक्सपोज कर देते हैं मॉइस्चर या एयर की प्रेजेंस में, तो उसके ऊपर एक फ्लेकी सब्सटेंस की क्या हो जाती है? लेयर बन जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? रस्ट, है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? Fe2O3.XH2O, जिसको आप और क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब कोरोजन से बचने के लिए यानी रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप क्या करेंगे? उसके ऊपर ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, जिससे ऑक्सीजन और उसके जो मेटल है उसके बीच का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए। पेंट कर सकते हैं आप, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन से आप किसी और मेटल की लेयर उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, राइट। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? जो फूड जिसके अंदर ऑयल होता है, फैट होता है, जब उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी एक ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होती है किसकी बेटा? फूड की, विच कंटेन ऑयल। ठीक है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट और उसके स्मेल बदल जाते हैं। ठीक है, अब इससे बचने के लिए क्या किया जाता है बेटा? जो आपका फूड है उसे आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करिए, ठीक है, यानी वैक्यूम टाइटनिंग करिए, या फिर आप उसे जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उसका यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। और जो आप चिप्स वगैरह के पैकेट्स लेके आते हैं, आपने देखा है कि उसके अंदर कौन सी गैस फिल होती है? नाइट्रोजन गैस फिल होती है। ठीक है,
आई होप आपको चैप्टर क्लियर है, थोड़ा सा फास्ट हुआ है बट फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।